जय भीम साथियों, आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है। मेरे द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 को 14 भागों में तथा खंड 5 को 40 भागों में ऑडियो बुक के रूप में बनाया जा चुका है, जिसे मेरे चैनल भीम दहाड़ पर सुना जा सकता है। मेरे द्वारा प्ले लिस्ट भी अटैच की जा रही है, उससे भी सुना जा सकता है। अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 की ऑडियो वीडियो बनाई जा रही है, जिसको भिन्न खंडों में बांटा जाएगा। अतः साथियों, खंड 2 को सुने। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 2 संवैधानिक सुधार एवं आर्थिक समस्याएं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1891, परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956। जीवन के प्रति भारतीय दृष्टिकोण के पक्ष में जो अनेक तर्क किए जाते हैं, उनमें से एक यह है कि मुख्यतः यह उसके ही प्रभाव का प्रताप है कि सभी प्राचीनतम देशों में से केवल भारत का ही अस्तित्व आज तक बना व बचा रहा है। यह कथन प्रायः ऐसे लोगों के श्री मुख से भी सुना जाता है जिनके मत को सहजता से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कथन की प्रामाणिकता अथवा अप्रामाणिकता के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। अस्तित्व में बने रहने की बात को मानते हुए मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। वह यह है कि अस्तित्व में बने रहने के अनेक तरीके हैं और उन सभी की समान रूप से प्रशंसा नहीं की जा सकती। यथा अवसर को देखते हुए रण क्षेत्र में पीछे हटने से संभव है कि कमजोर श्रेणी के लोगों को जीवित रहने का मौका मिल जाए। हो सकता है कि नत होने या घुटने टेकने की क्षमता भी स्थिति का डटकर मुकाबला करने की भांति ही किन्हीं लोगों के जीवित रहने की शर्त बन जाए। अतः सामान्य धारणा की भांति यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यदि युग युग से किन्हीं लोगों का अस्तित्व चला आ रहा है तो वे युग युग से फल फूल और सुधर रहे हैं। महत्व अस्तित्व में बने रहने का नहीं है, बल्कि अस्तित्व की गुणवत्ता और स्तर और उसके स्तर का है। भीमराव अंबेडकर श्री रसल की दृष्टि में सामाजिक पुनर्निर्माण। आमुख। मुझे प्रसन्नता है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 1 अंग्रेजी खंड 1 का पूर्वार्ध का हिंदी, तमिल तथा गुजराती भाषाओं में प्रकाशन यथा समय हो गया था और इसका लोकार्पण 12 अप्रैल 1993 को कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित बाबा साहेब शताब्दी समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने किया था। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित खंड 2 अंग्रेजी खंड 1 का उत्तरार्ध अपने कृपालु पाठकों को सौंपते हुए हमें और अधिक खुशी हो रही है। इसी खंड के प्रकाशित होने में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रधान संपादक डॉक्टर श्याम सिंह शशि तथा संपादक मंडल ने सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए वे सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे आशा है कि बाबा साहेब के साहित्य की कड़ी का यह खंड हर वर्ग के पाठकों में लोकप्रिय होगा। सीताराम केसरी, मंत्री, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 23 नवंबर 1993। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तथा अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान, चेयरपर्सन डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, कुमारी शैलजा। संदेश। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्त शासी संस्थान डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान
प्रतिष्ठान द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लेखों एवं भाषणों के खंड संख्या 2 का पुनः संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के आखिरी पायदान पर संघर्षरत व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबा साहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक, मानवीय, गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शोर गाता है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश ना हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृत संकल्प बाबा साहेब का लेखन प्रबुद्ध मेघा का प्रमाणिक दस्तावेज है। भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्ण व्यवस्था जिसके तहत मानव में भेद किया जाता था से डॉक्टर अंबेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉक्टर अंबेडकर में ऐसा जज्बा पैदा हुआ जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया। समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन मनन किया। डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अन्य खंडों को भी शीघ्र प्रकाशित करने में प्रयासरत है। मुझे पूरी आशा है कि पाठकों को शीघ्र ही प्रकाशित अन्य खंड भी पुस्तकों के आकार में प्राप्त हो जाएंगे। आशा है पाठकगण इस खंड के बारे में अपने आमूल विचार एवं सुझाव उपलब्ध करवाएं, जिससे कि इन अनूदित खंडों की गुणवत्ता एवं साज सज्जा को आगामी खंडों में आने वाले समय में बेहतर बनाया जा सके। शैलजा कुमारी, संपादकीय। हमें हर्ष है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय के खंड 1 का हिंदी तथा भारतीय भाषा जगत में व्यापक स्तर पर स्वागत हुआ था। इस कार्य में अनुवादकों, पुनरीक्षकों तथा संपादकों को अनेक संपादकीय एवं अन्य बाधाओं से गुजरना पड़ा, किंतु हम समय पर प्रथम खंड देने में सफल हुए। प्रस्तुत खंड 2 अंग्रेजी खंड 1 का उत्तरार्ध है, आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसके विषय हैं साउथ बरो कमेटी के समक्ष दिया गया साक्ष्य, संघ बनाम स्वतंत्रता, सांप्रदायिक गतिरोध और उसके समाधान के उपाय, राज और अल्पसंख्यक भारत में छोटी जोतों की समस्या और उसका निवारण, श्री रसल की दृष्टि में सामाजिक पुनर्निर्माण, अनुवाद कार्य की कठिनाइयां भुक्तभोगी भली भांति जानते हैं। यदि एक पुस्तक के अनुवादकों की संख्या 1 से अधिक हो तो पुनरीक्षक तथा संपादक को भाषाई एक रूपता लाने में और भी अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। फिर भी हमारा प्रयास रहा है कि अनुवाद की प्रामाणिकता पूर्णता बनी रहे। हम कल्याण मंत्रालय तथा डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान के सभी संबंधित सहयोगियों के आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य को यथासंभव पूर्ण करने में हमारी सहायता की। डॉक्टर श्याम सिंह शशि प्रधान, संपादक। अनुक्रम आमुख 7, संपादकीय 9, भाग 1, संवैधानिक सुधार 1, साउथ बरो कमेटी के समक्ष दिया गया साक्ष्य 15, 2, संघ बनाम स्वतंत्रता 55,
3 सांप्रदायिक गतिरोध और उसके समाधान के उपाय 137। 4 राज्य और अल्पसंख्यक 167। भाग थर्ड आर्थिक समस्याएं। 5 भारत में छोटी जोतों की समस्या और उसका निवारण 243। 6 श्री रसल की दृष्टि में सामाजिक पुनर्निर्माण 275। अनुक्रमण का 289। भाग फर्स्ट संवैधानिक सुधार। अध्याय फर्स्ट मताधिकार के बारे में साउथ बरो कमेटी के समक्ष दिया गया साक्ष्य बयान लिया गया 27 जनवरी 1919। सुधार कमेटी मताधिकार की रिपोर्ट से खंड सेकंड 1919। साउथ बरो कमेटी के समक्ष दिया गया साक्ष्य द राइट ऑनरेबल लॉर्ड साउथ बरो GCB GCBO GCMG की अध्यक्षता में गठित कमेटी के सदस्य सर फ्रैंक जी सिलाई के CSI ICS साहिबजादा आफ्ताब अहमद खान द ऑनरेबल बाबू सुरेंद्र नाथ बनर्जी द ऑनरेबल श्री MN हॉग WM हेली एस्क्वायर CSI CIE ICS द ऑनरेबल श्री श्रीनिवास शास्त्री 25/1/1919 और 27/1/1919 को अनुपस्थित थे। अन्य शामिल किए गए सदस्य LC क्रैम्प एस्क्वायर ICS के नटराजन एस्क्वायर PC टैलेंट एस्क्वायर ICS सचिव। साउथ बरो कमेटी के समक्ष दिया गया साक्ष्य लिखित बयान। प्रोफेसर AV हार्ट ने कहा है, सरकार के सामने सबसे कठिन और बड़ा सवाल यह होता है कि व्यक्तिगत राय और पसंद की ताकत को लोक कर्म में किस प्रकार लगाया जाए। लोक संस्थाओं की भी यही समस्या है, लेकिन लोकप्रिय सरकार की यह केवल आधी परिभाषा है। अतः दूसरे भाग पर जोर देना भी जरूरी है। महत्व की दृष्टि से वह पहले आधे भाग से बढ़कर नहीं है, उसके बराबर तो है ही। चूंकि व्यक्तिगत क्षमताओं के प्रयोग के लिए सरकार सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यह लोक हित में होगा कि किसी भी व्यक्ति को सरकार की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर से वंचित न किया जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि लोकप्रिय सरकार का अर्थ केवल जनता के लिए सरकार से नहीं, बल्कि जनता की सरकार से भी है। इसी बात को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि मात्र विचारों को प्रतिनिधित्व देना लोकप्रिय सरकार के गठन के लिए पर्याप्त नहीं है, उसको सही अर्थ में चरितार्थ करने के लिए उसमें कठिनाइयों के प्रतिनिधित्व का होना भी आवश्यक है। सरकार में प्रायः विचारों का प्रतिनिधित्व होता है, पर व्यक्तियों का नहीं। अतः भारत में लोकप्रिय सरकार के लिए मताधिकार और निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करते समय मताधिकार समिति को यह ध्यान रखना है कि वह दोनों अर्थात विचारों के प्रतिनिधित्व और व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करें। मताधिकार तथा निर्वाचन क्षेत्रों की जो योजना यह व्यवस्था नहीं कर पाती, वह लोकप्रिय सरकार का गठन भी नहीं कर सकती। 2 इस कार्य में अंततः तभी सफलता मिल सकेगी जब उस समाज का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए जिसे लोकप्रिय सरकार का रूप दिया जाना है। वास्तविक भारत का चित्रण लॉर्ड डफरिन ने इस प्रकार किया है। वह एक ऐसा जनसमूह है जिसमें अलग अलग प्रकार की अनेक जातियां हैं, उनके धर्म, अनुष्ठान तथा भाषाएं अलग अलग हैं, उनमें से अनेक के बीच और भी गहरा अलगाव है, उनके पूर्व ग्रह आचार व्यवहार के स्रोत और यहाँ तक कि भौतिक हित भी अलग अलग हैं। लेकिन संभवतः हमारे अति विशाल भारत की सर्वाधिक सुस्पष्ट विशेषता यह है कि वह 2 शक्तिशाली राजनीतिक समुदायों में बटा हुआ है और उनमें आकाश पाताल
का अंतर है। एक और हिंदू है जिनमें व्यापक जाति भेद है, दूसरी ओर मुसलमान है जिनमें सामाजिक समता है। छोटी छोटी जातियां भी हैं, उनमें से अधिकांश की संख्या लाखों में है। उनमें भी आपस में निर्जातीय अथवा राजनीतिक आधार पर वैसा ही भारी अलगाव है जैसा कि हिंदुओं का मुसलमानों से है। उदाहरण के लिए सिखों की वृत्तियां और परंपराएं जुझारू होती हैं और उनमें धार्मिक जोश होता है। रोहिल्ले, पठान, असमी, बलूच, वनवासी योद्धा जातियां हैं जो हमारी सीमाओं पर रहती हैं। हिमालय की गोद में पहाड़ी लोग रहते हैं। बर्मा के हमारे प्रजाजन मंगोल जाति के हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। मध्य तथा दक्षिण भारत में गोंड, महार, भील तथा अन्य अनार्य लोग हैं। पारसी लोग भी हैं जो उद्यमी होते हैं। उनके उत्पादन और वाणिज्यिक हितों में तेजी से विकास हो रहा है, लेकिन बहुसंख्य जातियों के मध्य हमें एक साथ सभ्यता की उन सभी विभिन्न अवस्थाओं के दर्शन हो सकते हैं जिनसे होकर मानव जाति प्रागैतिहासिक युग से लेकर आज तक गुजरी है। 3, अंग्रेज सदा ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि भारत प्रतिनिधि सरकार के योग्य नहीं है क्योंकि इसके लोग जातियों तथा संप्रदायों में बटे हुए हैं, पर यह बात भारतीय राजनीतिज्ञों के उन्नत वर्ग को स्वीकार नहीं है। वे कहते हैं कि यूरोप में भारत जैसे सामाजिक विभाजन है और उसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त तथ्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में सामाजिक विभाजन और यदि भारत से अधिक नहीं है तो उसके बराबर तो है ही। भारत की भांति ही अमेरिका में भी आपराधिक षड्यंत्र और विश्वास के सूत्र में बंधे लोग अथवा समूह हैं जो जनता का शोषण करते हैं। वहाँ न केवल राजनीतिक विभाजन है अपितु औद्योगिक, वैज्ञानिक तथा धार्मिक संघ भी हैं जिनके लक्ष्य तथा अभिवृत्तियां एक दूसरे से भिन्न हैं। अलग अलग लक्ष्यों वाली राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक समूहों, गुटों और दलों के अलावा हम देखते हैं कि अमेरिका में लोगों का अस्थायी विभाजन भी है, जैसे पोल, डच, स्वीड, जर्मन, रूसी आदि। उनमें से प्रत्येक की अपनी भाषा, धार्मिक तथा नैतिक आचार संहिता और परंपराएं हैं। यदि सामाजिक विभाजन किसी देश को प्रतिनिधि सरकार के लिए आयोग ठहराते हैं तो भारत की भांति वह पैमाना अमेरिका पर भी लागू होना चाहिए। अतः यदि समझ सामाजिक विभाजन के होते हुए अमेरिका प्रतिनिधि सरकार की योग्यता रखता है तो भारत क्यों नहीं रखता। अत्यंत हठी एवं दुराग्रही भारतीय राजनीतिज्ञों से पूछिए और उन्हें बताइए कि भारत के सामाजिक विभाजन भिन्न प्रकार के हैं या फिर उनका दावा स्वीकार कर लीजिए। इन दो के अलावा तीसरा विकल्प नहीं हो सकता। चौथा, मेरे विचार में उनके तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत के सामाजिक विभाजन राजनीति के लिए आवश्यक हैं। वे किस प्रकार आवश्यक होते हैं, इस बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले यह समझा जाए कि वे कब आवश्यक नहीं होते। लोग समान बातों के आधार पर समुदाय में रहते हैं। समुदाय का रूप धारण करने के लिए जो बातें अति आवश्यक हैं वे हैं लक्ष्य, आस्थाएं, आकांक्षाएं, ज्ञान और आपसी सद्भाव, या यदि समाजशास्त्रियों की भाषा में कहा जाए तो उनमें विचारों की समानता अवश्य होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि उनमें विचारों की समानता कैसे उत्पन्न हो। निश्चय ही यह एक केक के टुकड़े को बांटकर खाने वाली समानता नहीं है। दूसरों जैसी प्रवृत्ति अथवा दूसरों जैसी विचार क्षमता पैदा करने का अर्थ है कि उनसे संपर्क हो अथवा उनकी गतिविधि में हिस्सा लिया जाए। केवल शारीरिक निकटता
से लोगों में वैचारिक समानता नहीं आ जाती और न ही एक दूसरे से दूर हो जाने पर उनकी वैचारिक समानता समाप्त होती है। किसी समूह के साथ विचार समता के लिए एक ही उपाय है कि समूह में रहा जाए। प्रत्येक समूह चाहता है कि वह अपनी अलग प्रकार की विचार समता पैदा करे, लेकिन जहां राजनीतिक संघ में लाए जाने के एक से अधिक समूह हो, वहां अलग अलग विचार समता रखने वालों के बीच संघर्ष पैदा होगा और जब तक समूह अलग अलग रहेंगे संघर्ष बना ही रहेगा और वह कार्य के सामंजस्य में बाधक होगा। समूह का यह अलगाव ही मुख्य दोष है। जहाँ समूहों के बीच अंतःप्रसरण होता रहता है वहाँ दोष नहीं रहता, क्योंकि समूहों के बीच अंतःप्रसरण से एक बार समाजीकृत प्रवृत्तियों का पुनः समाजीकरण हो सकता है। पुराने के स्थान पर एक नई वैचारिक समानता जन्म ले लेती है और वह विभिन्न समूहों के हितों, लक्ष्यों तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। सामंजस्यपूर्ण जीवन चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक, उसके लिए विचार समता अति आवश्यक है। जैसा कि अभी अभी बताया गया है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि कितना संपर्क, भागीदारी अथवा अंतःप्रसरण हुआ है। भारत में विभाजनों के लिए यह कसौटी अपनाकर हमें उनके बारे में कहना होगा कि वे सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक जीवन की प्राप्ति के पथ के कांटे हैं। 5. अपनी निश्चित वैचारिक समानता के कारण जिन जन समूहों या वर्गों में विरोध है वे इस प्रकार है। नंबर 1, हिंदू। 2, मुसलमान। 3, ईसाई। 4, पारसी। 5वां, यहूदी आदि। हिंदुओं को छोड़कर शेष वर्गों या विभाजनों की यह विशेषता है कि उनमें अपने भीतर से संपर्क की ऐसी पूर्ण आजादी है कि हम उनके सदस्यों से एक दूसरे के साथ पूर्ण विचार साम्य बनाए रखने की आशा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुओं का संबंध है, कुछ और अधिक विश्लेषण करना होगा। हिंदुओं के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदू होने से पूर्व वे किसी जाति के सदस्य हैं। जातियां इतनी एकांतिक तथा अलग अलग हैं कि हिंदू गैर हिंदू के प्रति मुख्यतः हिंदूपन की भावना से व्यवहार करेगा, लेकिन वह दूसरी जाति के हिंदू के प्रति मुख्यतः जाति भावना के आधार पर व्यवहार करेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ तक दो हिंदुओं का संबंध है, उनके बीच जातीय विचार समता उन दोनों के हिंदू होने से पैदा हुई विचार समता से अधिक बलवती है। इस प्रकार वैचारिक समानता वाले व्यक्तियों के बीच बाहर से तो है ही, भीतर से भी विरोध होने की संभावना रहती है। कुछ लोग तर्क प्रस्तुत करते हैं कि यह विरोध तो वर्ण व्यवस्था के समूचे ताने बाने में व्याप्त है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रतिवाद किया जा रहा है। संपर्क की दृष्टि से हिंदू जातियों के बावजूद दो प्रमुख वर्गों में बटे हुए हैं, स्पर्श और अस्पर्श। स्पर्शों के बीच पर्याप्त संपर्क है, जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जहाँ तक उनका संबंध है, उनकी वैचारिक समानता में विरोध होने की आशंका नहीं है। लेकिन स्पर्शों तथा अस्पर्शों की विचार समता में वास्तविक अंतर और विरोध है। उनके बीच अंतः संपर्क में अस्पृश्यता सबसे बड़ी बाधा है। उनका पूर्णतः अलग थलग होना इस बात का प्रमाण है कि उनकी वैचारिक समता के बीच गहरी खाई है। अतः भारत के वास्तविक सामाजिक विभाजन इस प्रकार है: 1, स्पर्श हिंदू। 2, अस्पर्श हिंदू। 3, मुसलमान। 4, ईसाई। 5वां, पारसी और 6वां, यहूदी। 6, अतः यदि नीति को लोकप्रिय सरकार का रूप देना है तो नीति तंत्र तैयार करते समय इन वास्तविक विभाजनों की अनदेखी करना उचित नहीं होगा।
लेकिन यदि लोकप्रिय सरकार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि निर्वाचन क्षेत्र तथा मताधिकार सामाजिक शक्तियों को कितने सुचारू रूप से संचालित करते हैं और कितने सुचारू रूप से वे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं, तो हमें सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि चुनाव के समय इन समूहों के बीच विद्यमान विरोध कैसा रूप धारण करेगा। 7 मतदाताओं के उपर्युक्त वर्गों वाले किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वही उम्मीदवार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व घोषित किया जाएगा जो बहुमत प्राप्त करेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ऐसा उम्मीदवार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं का सच्चा प्रतिनिधि है? क्या वह निर्वाचन क्षेत्र की विचारधारा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है? क्या वह निर्वाचन क्षेत्र के समस्त हितों का प्रतिनिधि है? क्या यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिंदू उम्मीदवार मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व करेगा? यहाँ यह याद रखना ही होगा कि उपर्युक्त विभिन्न विभाजन ऐसे हित समूह से जुड़े हुए हैं जो गैर धर्मनिरपेक्ष है या पूर्णतया धार्मिक है। हम यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक विभाजन ऐसे हित समूहों से जुड़ा हुआ है जो धर्मनिरपेक्ष अथवा भौतिक है। यदि ऐसा है तो धर्मनिरपेक्षता के लिए समूहों को तोड़ना होगा। भौतिक हितों की दृष्टि से मुसलमान, पारसी, हिंदू आदि जैसा कोई समूह नहीं है। इन समूहों में से प्रत्येक में जमींदार, श्रमिक, पूंजीपति, स्वतंत्र व्यापारी, संरक्षणवादी आदि होंगे। हर समूह में भौतिक हित वाले समुदाय हिंदू, मुसलमान, पारसी आदि होंगे। अतः हिंदू उम्मीदवार मुसलमानों के भौतिक हितों का तथा मुसलमान उम्मीदवार हिंदुओं के भौतिक हितों का भली भांति प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस दृष्टि से इन समुदायों के बीच भौतिक हित का कोई खास विरोध नहीं है। यदि मान लें कि भविष्य में मनुष्य के कार्यों में धार्मिक हितों का स्थान गौण रहेगा, तो किसी समूह के धर्मनिरपेक्ष हितों का प्रतिनिधित्व किसी अन्य समूह का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 8 इस दृष्टि से लोकप्रिय सरकार के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त होगा, लेकिन कुछ और गहराई से विचार करने पर पता चलेगा कि वह लोकप्रिय सरकार की परिभाषा के केवल आधे अंश के लिए पर्याप्त होगा। यह कहाँ तक सच है, इसी पर हम विचार करेंगे। किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में जब विभिन्न वर्गों के बीच चुनाव लड़ा जाएगा तो मतदाता उस उम्मीदवार का पक्ष लेंगे जिसके साथ उनकी सहानुभूति होगी। लेकिन किसके साथ सहानुभूति होगी, यह उनके लिए पहले से ही तय कर लिया जाता है। यदि वे अलग अलग समूहों के दो उम्मीदवार हों और वे दोनों एक की हित का प्रतिनिधित्व करते हों, तो मतदाता अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट देंगे। जिस वर्ग के मतदाताओं की संख्या अधिक होगी उसी का उम्मीदवार चुन लिया जाएगा। मतदाताओं के इस पक्षपात के कारण अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्यों को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, हालांकि उनके हितों का प्रतिनिधित्व तो होता है। 9 जो लोग हितों तथा विचारों के समुचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व की योजनाएं तैयार करने में जुटे हुए हैं, उनकी दृष्टि में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के महत्व पर विस्तृत विवेचन करना बेअर्थ हो सकता है, लेकिन इसके कारण व्यक्ति का प्रतिनिधित्व महत्वहीन तो नहीं हो जाता। हाल ही में जनता द्वारा सरकार की अपेक्षा जनता के लिए सरकार ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है। वस्तुतः इस बात के उदाहरण मौजूद हैं कि जनता द्वारा सरकार के बिना भी जनता के लिए सरकार अपने सही अर्थ में बनी रह सकती है। फिर भी राजनीति के सभी सिद्धांतवादी सर्वसम्मति से इस प्रकार की सरकार की निंदा करेंगे।
ऐसा क्यों है, इसकी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। यह तो स्वीकार करना होगा कि हर प्रकार की संस्था सीख देती है और वह अपने सदस्यों की क्रियाशील मनोवृत्ति पर रचनात्मक प्रभाव डालती है। अतः व्यक्ति का जो रूप होता है उसी रूप में वह दूसरों से जुड़ता है। जनता के लिए सरकार, न कि जनता की सरकार, निश्चित ही कुछ लोगों को स्वामी तथा दूसरों को परतंत्र बनाने की शिक्षा देगी। कारण यह है कि संस्था के प्रति क्रियात्मक प्रभाव से कोई व्यक्ति व्यक्तित्व के विकास का अनुभव और अंकन कर सकता है। व्यक्तित्व विकास समाज का सर्वोच्च लक्ष्य होता है। सामाजिक व्यवस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कार्य करने के लिए जिसे करने में वह समर्थ है, निर्बाध पहलकदमी तथा अवसर उपलब्ध कराया जाना है, बशर्ते यह कार्य सामाजिक दृष्टि से वांछनीय हो। नई भूमिका व्यक्तित्व का पुनः नवीनीकरण तथा विकास करती है। लेकिन जब संस्था, सरकार भी एक संस्था ही है, ऐसी होती है कि उसमें सभी लोग प्रत्येक भूमिका अदा नहीं कर सकते, तो होता यह है कि वह बहुजन के व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध करके चंद लोगों के व्यक्तित्व का विकास करने लगती है। इसके परिणाम से सावधानी से बचना लोकतंत्र के हित में होगा। विशेष रूप से कहा जाए तो केवल निर्वाचक होना ही काफी नहीं है, विधि निर्माता होना भी आवश्यक है। अन्यथा विधि निर्माता उन लोगों के स्वामी बन जाएंगे जो केवल निर्वाचक होंगे। 10 अतः प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों पर इस आधार पर आपत्ति करना उचित है कि वे इसे बेतुके परिणाम से बचने के लिए कुछ नहीं करते। वे यह मान लेने की गलती कर बैठते हैं कि निर्वाचक उम्मीदवारों के व्यक्तित्व की परवाह न करते हुए उनके कार्यक्रमों के आधार पर वोट देंगे। लेकिन वास्तविक बात यह है कि निर्वाचक होने से पूर्व मुख्यतः किसी समूह के सदस्य होते हैं। उम्मीदवारों के व्यक्तित्व का उनके लिए महत्व होता है। अतः यह स्वाभाविक है कि वर्ग के सदस्य होने के नाते वे उस उम्मीदवार को पसंद करते हैं जो उनके वर्ग का होता है। वे उस उम्मीदवार को पसंद नहीं करते जो उनके समूह का नहीं होता, भले ही ये दोनों समान हित का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हों। इस पसंद के कारण निश्चित है कि बड़े समूह के निर्वाचक अंततः विधि निर्माता की उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, जबकि छोटे समूह के निर्वाचक बिना किसी कसूर के केवल निर्वाचक की निम्न स्थिति में बने रहने के लिए बाध्य होंगे। लोकप्रिय सरकार का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह होता है कि उसमें हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उसमें व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व भी होता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र लोकप्रिय सरकार नहीं बना सकते हैं क्योंकि वे छोटे समूहों के सदस्यों को व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व नहीं दिला सकते। 11 यदि यह सही विश्लेषण है कि किस प्रकार कुछ समुदायों के राजनीतिक जीवन के प्रतिकूल सामाजिक विभाजन कार्य करते हैं, तो इस स्थिति से निपटने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो उपाय सुझाया गया था उससे बढ़कर और कोई अनुचित उपाय नहीं हो सकता। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का उद्देश्य विचारों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व देना है। उसके अनुसार यह पहले से ही मान लिया जाता है कि निर्वाचक उम्मीदवार को उसके विचारों के आधार पर वोट देते हैं, न कि उसके व्यक्तित्व के आधार पर। अतः इस प्रस्तुत कार्य के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व उपयुक्त नहीं है। 12 अतः इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे पास संभावित दो तरीके हैं। या तो बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में उन अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व कर दें जो अन्यथा प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकते, अथवा संप्रदाय आधारित निर्वाचक मंडल बना दें।
दोनों की अपनी उपयोगिता है। जहाँ तक मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, यह अत्यंत वांछनीय है कि आम चुनावों में बहुसंख्यक निर्वाचन क्षेत्रों में उनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाएं। हिंदू तथा मुसलमान के विभाजन का कोण पहले की बहुत तीक्ष्ण है और साग्रह निवेदन है कि संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व उसे और भी तीक्ष्ण बना देता है। जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है, सांप्रदाय आधारित निर्वाचन एक तयशुदा तत्व प्रतीत होता है और उसमें परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है, भले ही परिवर्तन लाभप्रद हो। 13 लेकिन इस तर्क का मुख्य आशय यह है कि सामान्यतः हिंदुओं तथा विशेषतः स्पर्श हिंदुओं के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाए। यह अच्छा होगा यदि हिंदुओं के प्रतिनिधित्व पर चर्चा एक उद्धरण से प्रारंभ की जाए, जिसमें उस नई चेतना की बात कही गई है जो विभिन्न हिंदू वर्गों में उत्पन्न हुई है। इसमें कहा गया है, संरक्षण की अपेक्षा रखने वाले अलग हितों के आधार पर ही कोई समुदाय प्रतिनिधित्व की मांग कर सकता है। भारत में ऐसे हित केवल 3 प्रकार के हैं। या तो वे धार्मिक विद्वेष से उत्पन्न होते हैं, जो भारत में काफी फैला हुआ है, या शिक्षा के क्षेत्र में किसी समुदाय की पिछड़ी स्थिति से या किसी समुदाय की सामाजिक धार्मिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होते हैं। हम स्वयं को हिंदू समुदायों तक सीमित रखेंगे। कतिपय ऐसे समुदाय हैं जो बहुत पिछड़े हुए तो हैं ही, साथ ही वे घोर सामाजिक अत्याचार की चक्की में भी पिस रहे हैं। निश्चय ही परिषद हाल में स्पर्श वर्गों के अपने ऐसे आदमी होने चाहिए जो उनकी शिकायतों को दूर कराने के लिए संघर्ष कर सकें। समूचा ब्राह्मणेतर वर्ग ब्राह्मण पुरोहित वर्ग के सामाजिक तथा बौद्धिक प्रभुत्व के अधीन दासता भोग रहा है, अतः उसका पृथक प्रतिनिधित्व की मांग करना उचित है। 14 इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हिंदुओं की नवचेतना जहाँ स्पर्शों के अलग हितों को स्वीकार करती है, वहाँ वह इस स्थिति को स्वीकार नहीं करती कि स्पर्श हिंदू स्वयं एक समूह का निर्माण करते हैं। नवचेतना का आग्रह है कि स्पर्श समूह का विभाजन ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर वर्गों के रूप में किया जाए और प्रत्येक के अलग अलग हितों, जिन 3 समूह में हिंदू बटे हुए हैं, उनके लिए मिश्रित निर्वाचक मंडलों में पृथक निर्वाचक मंडलों अथवा आरक्षित सीटों की मांग की गई है। स्पर्श के प्रतिनिधित्व की समस्याओं पर विचार करने से पहले मैं ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर वर्गों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। 15 ब्राह्मणेतर वर्ग शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है। इसे किसी भी प्रकार से उसका विशेष हित नहीं कहा जा सकता। यह तो सभी का, यहाँ तक कि उन ब्राह्मणों का भी समान हित है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हैं। ब्राह्मणों के बौद्धिक तथा सामाजिक प्रभुत्व का प्रभाव केवल ब्राह्मणेतर वर्ग पर ही नहीं पड़ता, बल्कि सभी पर पड़ता है, अतः यह सबका हित है। फिर ब्राह्मणेतर वर्ग का वह कौन सा विशेष हित है जिसका संरक्षण अपेक्षित है? ब्राह्मणेतर वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वे सिद्ध नहीं कर सकते कि उनका कोई सर्व साझा हित है। 16 लेकिन क्या उन्हें व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है? इसका विवरण आंकड़ों सहित अगले पृष्ठ पर दिया गया है। स्थानीय बोर्ड के मतदाताओं की जाति। कॉलम 2 बेलगांव, बीजापुर और धारवाड़ जिलों के स्थानीय बोर्डों के मतदाताओं की संख्या वर्ग 1 में। तीनों जिलों की कुल जनसंख्या कॉलम 3 है। कॉलम 4 वर्ग 2 का रत्नागिरी और कोलाबा जिलों के स्थानीय बोर्डों के मतदाताओं की संख्या। नेक्स्ट कॉलम दोनों जिलों की कुल जनसंख्या। ब्राह्मण
4,600। तीनों जिलों में 85,739। रत्नागिरी और कोलाबा जिलों में 4,477। दोनों जिलों की कुल जनसंख्या 89,786। लिंगायत 12,730। 9,33,123। डैश डैश मराठी 10,74। 2,55,526। 3,667। 4,46,077। महार 22। 1,96,751। 33। 1,38,738। मुसलमान 661। 2,95,838। 1,169। 1,06,273। अन्य 4,241। 1,10,65,821। 2,837। 10,16,930। योग 23,328। 28,32,798। 12,183। 17,97,804। उपर्युक्त आंकड़ों का आकलन प्रति हजार के आधार पर करने से हमें निम्नलिखित उपयोगी विवरण प्राप्त हुआ है। जातियों के नाम। कॉलम पहला। कॉलम 2 आंकलित जनसंख्या के प्रति हजार के लिए जाति की जनसंख्या का अनुपात। वर्ग 1 में जाति की जनसंख्या के प्रति हजार के लिए उसी जाति के मतदाताओं का अनुपात। कॉलम 3। कॉलम 4 मतदाताओं के प्रति हजार के लिए जाति के मतदाताओं का अनुपात। कॉलम 5 अंकित जनसंख्या के प्रति हजार के लिए जाति की जनसंख्या का अनुपात। कॉलम 6 वर्ग सेकंड जाति की जनसंख्या के प्रति हजार के लिए उसी जाति के मतदाताओं का अनुपात। नेक्स्ट कॉलम मतदाताओं के प्रति हजार के लिए जाति के मतदाताओं का अनुपात। ब्राह्मण 30.2। 53.7। 197.2। 50.8। 49.8। 367.4। लिंगायत 329.4। 13.6। 545.7। नील नील नील। मराठी 90.2। 4.2। 46.0। 248.8। 8.2। 300.9। महार 69.5। 0.1। 0.9। 74.5। 0.2। 2.7। मुसलमान 104.4। 2.2। 28.3। 59.2। 10.9। 95.9। अन्य 376.2। 3.9। 181.3। 562.2। 2.8। 232.8। इस तरह वर्गीकृत किए गए आंकड़ों के आधार पर निकाले जाने वाले निष्कर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 1. यदि सभी को समान मताधिकार दिया जाए तो ब्राह्मण जहां तक उनकी संख्या का संबंध है भले ही उनकी संख्या थोड़ी सी हो, पर जहां तक मतदाताओं की कुल संख्या का संबंध है वे बहुसंख्यक हो जाते हैं, जैसी कि वर्ग सेकंड में स्थिति दी गई है। 2. यद्यपि लिंगायत तथा मराठे जैसे ब्राह्मणेतर समुदाय समान मताधिकार के आधार पर मतदाता सूची में स्थान पाते हैं, फिर भी उनकी जनसंख्या की तुलना में उनके मतदाताओं का अनुपात उस अनुपात के मुकाबले में नगण्य है जो ब्राह्मण मतदाताओं का ब्राह्मण जनसंख्या की तुलना में है। 17. अपने मतदाताओं की तुलना में ब्राह्मणों का अनुपात वास्तव में अत्यधिक है। यह न तो उनके प्रति विश्वास और न ही उनकी अपनी संख्या के आधार पर उचित है। भले ही लिंगायतों की यह शिकायत उचित हो सकती है कि उनके मतदाताओं का अनुपात कम है, लेकिन वे व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व
प्राप्त करने में सफल होंगे। भले ही मराठों की संख्या ब्राह्मणों से अधिक हो, पर इसके बावजूद उनके मतदाताओं का अति अल्प अनुपात मतदाता सूची से वंचित रहता है और इस बात की पूरी संभावना है कि वे अपने लिए व्यक्तिगत प्रतिनिधि प्राप्त करने में असमर्थ रहेंगे। इस तर्क के आधार पर मराठों के लिए विशेष व्यवस्था को उचित ठहराया जा सकता है और उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। 18 प्रश्न यह है कि व्यवस्था का रूप क्या हो। मेरे विचार में वह आरक्षित सीटों या पृथक निर्वाचक मंडलों का रूप न ले, बल्कि कम योग्यता वाले मताधिकार का रूप ले। मताधिकार ब्राह्मण की अपेक्षा ब्राह्मणेतर को सहज सुलभ होना चाहिए। इस व्यवस्था से मतदाता सूची में मराठों की स्थिति सुधर जाएगी और वह ब्राह्मण की नितांत अनुकूल स्थिति के बराबर हो जाएगी। इसमें सभी का हित है कि ब्राह्मण इस समय राजनीति में जैसी प्रभुत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, वैसी वह न करे। उसने देश के सामाजिक जीवन पर घातक प्रभाव डाला है और यह सभी के लिए हितकर होगा कि राजनीति पर उसके घातक प्रभाव को कम से कम रखा जाए। वह निहायत गैर मिलनसार है और अत्यंत समाज विरोधी है। 19 संविधान सुधार संबंधी रिपोर्ट को तैयार करने वाले भी सीमित तथा एक रूप मताधिकार के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है, हमारा विचार है कि मताधिकार को यथासंभव व्यापक बनाया जाना वांछनीय है। उसकी सीमाओं का निर्धारण व्यवहारिक कठिनाइयों के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किन्हीं पूर्व निश्चित कसौटियों के आधार पर कि योग्यता निश्चित करने के लिए कितनी शिक्षा अथवा कितनी आमदनी हो। यह संभव है कि जनसंख्या तथा धन के असमान वितरण के कारण न केवल प्रांतों के बीच बल्कि एक ही प्रांत के अलग अलग हिस्सों के बीच भी वोट संबंधी योग्यताओं में अंतर करना जरूरी हो सकता है। प्रश्न संख्या 147 इसमें यह जोड़ना चाहूंगा कि हमें न केवल प्रांतों अथवा उन हिस्सों के बीच वोट संबंधी योग्यताओं में अंतर करना चाहिए, बल्कि एक ही प्रांत के समुदायों के बीच भी करना चाहिए। यदि यह अंतर नहीं होगा तो अल्पसंख्या में धनवान और पढ़े लिखे लोगों वाले चंद समुदाय अधिक वोट प्राप्त कर लेंगे और गरीब तथा अनपढ़ लोगों वाला बहुसंख्यक समुदाय कम वोट प्राप्त करेगा। मताधिकार संबंधी एक रूपता समाप्त कर दी जानी चाहिए। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि कुछ ब्राह्मणेतर समुदाय आजकल सीटों के लिए जिस संप्रदाय आधारित प्रतिनिधित्व अथवा आरक्षण की मांग कर रहे हैं वह समाप्त हो जाएगी। 20 आमतौर पर स्पर्श लोग दया के पात्र समझे जाते हैं, लेकिन किसी राजनीतिक योजना में उनकी इस आधार पर उपेक्षा कर दी जाती है कि उनका ऐसा कोई हित नहीं है जिसकी रक्षा की जाए, लेकिन फिर भी उनके हित सबसे महान है। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे जब्त होने से बचाया जाए। उनका तो व्यक्तित्व भी जब्त कर लिया गया है। सामाजिक धार्मिक आवश्यकताओं ने अस्पृश्यों को मानव के स्तर से गिरा दिया है, अतः दांव पर लगे उनके हित मानव मात्र के हित हैं। ऐसे महत्वपूर्ण हितों की तुलना में संपत्ति संबंधी हित तो तुच्छ है। 21 दास को परिभाषित करते हुए प्लेटो ने कहा है कि दास वह है जो दूसरों के कार्य करता है, जो उसके आचरण को नियंत्रित करते हैं। यदि हम इस परिभाषा को मान लें तो अस्पृश्य सचमुच ही दास हैं। अस्पृश्यों को ऐसे सामाजिक ढांचे में ढाला गया है कि वे अपनी दयनीय दशा पर उफ
तक न करें। इससे भी घटिया बात यह है कि वे सपने में भी कभी नहीं सोचते कि वे अपनी दशा सुधारें और अन्य वर्गों को उस सामान्य सम्मानजनक व्यवहार के लिए विवश करें जिसकी एक व्यक्ति दूसरे से अपेक्षा करता है। उनका जन्म तो उनके भाग के अनुसार हुआ है। यह धारणा उनके मन में इतना घर कर गई है कि वे कभी यह विचार करते ही नहीं हैं कि भाग ही सब कुछ नहीं है। कोई भी कभी भी उन्हें यह बात नहीं समझ आ सकेगा कि सभी मानव एक ही मिट्टी के बने हुए हैं अथवा उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वे उससे बढ़िया बर्ताव के हकदार हैं। 22 बर्ताव का वास्तविक वर्णन नहीं किया जा सकता। स्पर्श शब्द में उनकी विपत्तियों और कष्टों का निचोड़ आ जाता है। अस्पृश्यता ने न केवल उनके व्यक्तित्व के विकास को अवरुद्ध कर दिया है बल्कि उनकी आर्थिक उन्नति के रास्ते में भी कांटे बोए हैं। उसने उनके कतिपय नागरिक अधिकारों को भी हड़प लिया है। यथा कोंकण में स्पर्श आम रास्ते पर नहीं चल सकते। यदि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति उसके सामने आ जाता है तो उस मार्ग से हटना पड़ता है और इतनी दूरी पर खड़ा होना पड़ता है कि उसकी परछाई सवर्ण व्यक्ति पर ना पड़े। स्पर्श नागरिक भी नहीं है। नागरिकता तो अधिकारों की पुंज है। यथा 1 व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 2 व्यक्तिगत सुरक्षा, 3 निजी संपत्ति रखने के अधिकार, 4 विधि के समक्ष समता, 5 अंतःकरण की स्वतंत्रता, 6 वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र, 7वां सम्मेलन का अधिकार, 8वां देश की सरकार में प्रतिनिधित्व का अधिकार, 9वां राज्य के अधीन पद धारण करने का अधिकार। कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे ये अधिकार सिद्धांत रूप में अपने भारतीय प्रजाजनों को दे दिए हैं। नागरिकता की सार्थकता के लिए 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकार हैं। पहला प्रतिनिधित्व का अधिकार और दूसरा राज्य के अधीन पद धारण करने का अधिकार। लेकिन स्पर्शों की अस्पृश्यता उन्हें इन अधिकारों की पहुंच से कोसों दूर रखती है। कुछ स्थानों पर तो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा जैसे मामूली अधिकार भी प्राप्त नहीं है। विधि के समक्ष समता का भी उन्हें सदा आश्वासन नहीं मिलता। ये सब स्पर्शों के हित हैं। जैसा कि स्वतः स्पष्ट है, उनका प्रतिनिधित्व केवल स्पर्श ही कर सकते हैं। वे उनके वास्तविक हित हैं और वास्तव में कोई अन्य उनके लिए आवाज नहीं उठा सकता। मुक्त व्यापार हित की आवाज एक ब्राह्मण, एक मुसलमान अथवा मराठा समान रूप से उठा सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी स्पर्शों के हितों की आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि वे स्पर्श नहीं है। अस्पृश्यता के अधीन एक निश्चित हित समूह आता है और उसके लिए केवल स्पर्श ही आवाज उठा सकते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि हमें ऐसे स्पर्शों को खोजना ही होगा जो अपनी शिकायतों और हितों को प्रस्तुत कर सकें। दूसरे, हमें उन्हें इतनी संख्या में खोजना होगा कि वे ऐसी शक्ति बन सकें कि अपने दुख दर्द के बारे में मांग प्रस्तुत कर सकें। 23 अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सामान्य प्रादेशिक निर्वाचक मंडल कानून बनाने वाले निकाय में पर्याप्त संख्या में स्पर्शियों को चुनकर भेज सकेंगे। पिछले आंकड़ों से हमें पता चलता है कि सारणी में महार के प्रतिनिधित्व वाले स्पर्श हालांकि जनसंख्या के प्रति हजार संख्या की दृष्टि से 69.5% थे, पर उन्हें अपने वर्ग से एक भी मत नहीं मिला। ऐसी परिस्थितियों में सामान्य निर्वाचक मंडल में उनके लिए अपने उम्मीदवार को चुनना असंभव है। दूसरी ओर उन्हें उम्मीदवार के लिए स्पर्श हिंदुओं के वोटों से भी हाथ धोना पड़ेगा। जातियों का वर्गीकरण एक ऐसा निश्चित धर्म सम्मत आधार प्रस्तुत करता है जो अस्पृश्यों पर दोहरी मार करता है।
यह निम्न वर्ग के मन में उच्च वर्ग के प्रति सम्मान पैदा करता है, जबकि उच्च वर्ग के मन में निम्न वर्ग के प्रति अपमान। इस प्रकार सम्मान का पलड़ा भारी और घृणा एवं अपमान का पलड़ा हल्का हो जाता है, और अस्पृश्यों का दोनों तरफ से तिरस्कार किया जाता है। स्पर्श अस्पृश्यों को एक भी वोट दिए बगैर उनके मतों की पहले से ही अति अल्प संख्या के आधार पर निश्चित रूप से काफी संख्या में चुने जाएंगे। 24। ऐसी स्थिति में समान प्रादेशिक निर्वाचक मंडल में अस्पृश्यों को अपने सबसे प्रमुख हितों का दांव पर लगाना पड़ेगा और उन्हें सबसे अधिक घाटा उठाना पड़ेगा। शुरू में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने की विशेष व्यवस्था करनी होगी, लेकिन इससे पहले कि कोई योजना तैयार की जा सके, यह देखना जरूरी है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में कितने लोग स्पर्श हैं और वर्ष 1911 के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी की जनगणना रिपोर्ट में उन जातियों के अगले पृष्ठ पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं जो अपवित्रता पैदा करती है।